मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण को देखेंगे साथियों। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी को। थ्योरी पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं थ्योरी की ओर। थ्योरी में और सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्ण या ध्वनि। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं, सारे जो है सो इसको देखना है। तो साथियों इसे लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, बीच में कट नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हिंदी व्याकरण अच्छा समझना है तो साथियों आप इसको क्लास स्किप नहीं कीजिए, अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो साथियों चलते हैं सबसे पहले वर्ण या ध्वनि के थ्योरी क्लास पे। थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद आपको फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव पर। साथियों आप बने रहें लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी क्लास। साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है साथियों, परिभाषा दिया गया है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे मान लिया जाए सर कि अ है, अ का कोई खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, ऊ को नहीं खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। ये क में हलंत लगा हुआ है, जिस शब्द में हलंत लग जाए वह शब्द बन जाता है आधा गो। तो क को भी हम दो टुकड़ा नहीं करते हैं। ये सारे शब्द जो है वर्ण है, क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। अब चलते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण को कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के साथियों दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन हो जाएगा, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो साथियों स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण सबसे पहले जानेंगे कि पहला हो जाता है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर्ण वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, यानी कि स्वर्ण वर्ण के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसकी संख्या टोटल 11 हो जाता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या टोटल 11 हो जाता है। ठीक है, कालमान के अनुसार स्वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हर्षऊ स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षऊ स्वर और दीर्घ स्वर साथियों इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो हम देखेंगे कि हर्षऊ स्वर क्या हो जाता है। हर्षऊ स्वर उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं, जिसका स्वर उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है, यानी कि एक मात्रा लगती है, उसे हर्षऊ स्वर कहते हैं। जैसे अ है, एक मात्रा का प्रयोग है, हर्षई है, एक मात्रा का प्रयोग है, हर्षऊ है, एक मात्रा का प्रयोग किया गया है। दीर्घ स्वर में देखिए क्या कहता है, दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, दो उच्चारण अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घई और दीर्घऊ, हर्षई और दीर्घऊ, इसमें दो उच्चारण यानी कि दो उच्चारण के साथ हुआ है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की परिभाषा देख लिए, जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्षऊ स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षऊ स्वर और दीर्घ स्वर आप जान गए। तो उसके बाद कहता है कि जाति के अनुसार स्वर के दो भेद हैं, सजातीय या सवर्ण और विजातीय या अस्वर्ण। सजातीय स्वर्ण वर्ण समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ आदि जोड़े आपस में स्वर्ण या सजातीय वर्ण माने जाते हैं। विजातीय वर्ण क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते हैं उसे विजातीय या अस्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ के साथ दीर्घई लागल है, अ के साथ दीर्घऊ लागल है, ठीक है, आदि आपस में
अस्वर्ण या विजातीय स्वर्ण माने जाते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। अब आगे आइए साथियों, देखते हैं अब स्वरों के उच्चारण। स्वरों के उच्चारण, तो स्वरों के उच्चारण कई प्रकार से होते हैं, जैसे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग युक्त। साथियों अब इसमें देखना है कि पहला क्या है, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे अभी, आधार, इच्छा इत्यादि। क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक। अगला है, दूसरा नंबर में हो जाता है अनुनासिक। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे आम, आंचल, उंगली, ये सब क्या है, नाक और मुंह से उच्चारण होता है। अनुस्वार, अनुस्वार जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ होता है उनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंग। अंग का उच्चारण देखिएगा तो दीर्घ में आते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है अंग। मंगल, मंगल का उच्चारण करते हैं थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ उच्चारण हो जाता है। अंगूर, अंगूर जखरक अंगूर कहेंगे तो अंगूर। ठीक है, ये हो जाएगा दीर्घ उच्चारण। विसर्ग युक्त, ये तो 3 नंबर हो गया, और ये हो गया विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त में क्या है कि विसर्ग भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रायः। विसर्ग युक्त हो गया। अंतःकरण मतलब ह का उच्चारण आ रहा है। पयः पान, ह का उच्चारण। दुख मतलब दुख, ह का उच्चारण आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मात्रा, स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं, जैसे आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। और मात्रा तो सभी को याद होगा। तो चलिए, मात्राओं के संकेतक चिन्ह विभिन्न स्वरों के व्यंजनों से जुड़ने वाले रूप निम्नलिखित हैं, जैसे आकार, आ में आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, रीकार, री है, ए, आई, ये सब क्या है, यह मात्रा का रूप चिन्ह है। मात्रा का क्या है, रूप चिन्ह है। साथियों ये सब आप लोग जानते होइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। साथियों आप लोग स्वर्ण वर्ण खूब अच्छा से जान गए होंगे। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। अब कहाँ आते हैं, व्यंजन वर्ण को देखेंगे। व्यंजन वर्ण की परिभाषा को देखेंगे, कितने प्रकार उसको देखेंगे। आप लोग यह भी जान गए होंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर्ण कितने प्रकार का है, कालमान के अनुसार कितने प्रकार का है, ये सारी चीज़ आप जान गए हैं। तो चलिए अब व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या कहते हैं, सो देखिए। व्यंजन कहता है कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। मतलब उनका उच्चारण जो है स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। इनकी संख्या 33 है। इसकी संख्या कितनी है, 33 है, और स्वर वर्ण की संख्या 11 है। देखिए साथियों, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों की 3 श्रेणी में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तीनों का परिभाषा देख लेंगे। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे, सो देखिए, बहुत ही अच्छा से याद कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में बेस्ट होगा। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा का मतलब हो गया तालु के ऊपर दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 समूहों में बटे हुए होते हैं। प्रत्येक समूह को पहले वर्ग के आधार पर क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग कहते हैं। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित है, देख लीजिए साथ ही, इसको एकदम याद करना जरूरी है। कवर्ग किसको कहेंगे, क, ख, ग, घ, अंघ को कंठ स्थान से उच्चारण होता है। याद रखिएगा, कवर्ग जो है कंठ स्थान से उच्चारण होता है। चवर्ग में तालु स्थान से उच्चारण होता है। टवर्ग में मूर्धा, ट बोलते हैं तो हमारा जीव जो है ऊपर की ओर सटता है, तो उसको कहते हैं मूर्धा। मूर्धा स्थान से उच्चारण होता है। तवर्ग देखिएगा
कि त्व का उच्चारण जब कीजिएगा तो दंत स्थान से, मतलब दांत के स्थान से उच्चारण होता है। जैसे त्व बोलते हैं तो त्व कहाँ आगे की दांत में आके सट जाता है जीव। थ बोलते हैं, थ के बोलने पर भी जीव जो है दांत में सट जाता है। द बोलते हैं तभी जो सो दांत में सट जाता है। इसको क्या कहते हैं? दंत स्थान से उच्चारण। आगे है पवर्ग। पवर्ग देखिएगा साथियों, पवर्ग क्या कहता है? पवर्ग में प, फ, ब, भ, म ये कहाँ से उच्चारण होता है? ओष्ठ से उच्चारण होता है। ठीक है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कितना कहते हैं? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच का स्थित होता है। जैसे में यो बोलते हैं, जैसे यो बोलेंगे तो यो अ का उच्चारण आता है, तो अ क्या है? स्वर वर्ण है, तो उसकी सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इनकी उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है। इन चारों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। किसको किसको? य, र, ल, व, मतलब इसके जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ परस्पर सटाने से ये उच्चारण होता है। आगे आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है? इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, इसलिए उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य स्व का उच्चारण करेंगे तो घर्षण से उत्पन्न होता है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह वर्ण उष्म कहे जाते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण जो है रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। ठीक है। आगे है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण। अक्षर त्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। साथियों इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा पूरे क्लास को। कुछ लोगों ने अक्षर त्र को भी मूलतः मूल व्यंजन ध्वनि मान लिया गया है। ठीक, जैसे में क, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं के एस एस से आक्ष, तो के से क, एस एस से मूर्धन्य स्व, तो आक्ष, तो क हलंत जोड़ मूर्धन्य स्व हो जाएगा आक्ष। तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और अगर इसको अगर एक जगह कर देते हैं तो बन जाता है आक्ष, और आक्ष का इंग्लिश में लिखेंगे के एस एच। यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। के योग से त्र, टी आर, जैसे लिखते हैं ना कि टी आर से त्र, टी आर से त्र, तो हलंत र के योग से त्र और जो और ज्ञ के योग से ज्ञ का निर्माण होता है। अतएव संयुक्त ध्वनियाँ उन्हें मूल ध्वनियाँ मानना गलत है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखे? व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन, व्यंजन 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किससे किससे होता है? दंत, ओष्ठ, मूर्धा, तालु ये सबसे उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ व्यंजन हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व हो जाता है, और उष्म व्यंजन में जिसकी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उच्चारण उत्पन्न होता है। और संयुक्त में हो जाएगा संयुक्त का आप लोग अर्थ समझते होंगे कि संयुक्त का मतलब होता है मिलन, यानी कि 2 अक्षर 3 अक्षर के मिलन से इसको बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि अक्ष के एस एच इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन जब हिंदी में लिखना होगा क हलंत जोड़ मूर्धन्य स्व, तो अक्ष बन जाएगा। टी आर से मतलब 2-3 अक्षर मिलकर 2 अक्षर मिलकर यह शब्द बना, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। साथियों इसको जो है याद करना बहुत जरूरी है। वर्ण उच्चारण स्थान और नाम, वर्ण उच्चारण स्थान और नाम को। जैसे में कि कंठ का उच्चारण स्थान क्या क्या आ जाएगा? अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, ये उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में तालु में हर्षई, दीर्घई, चवर्ग में जानते होंगे च, छ, ज, झ यहाँ, और य और तालव्य स, ये कहाँ से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा, और इसका नाम है तालव्य। मूर्धा जो है उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु का ऊपरी भाग, जब जीभ के ऊपर भाग जो होता है, जीभ के ऊपर वाले री, लिरी, टवर्ग और र और मूर्धन्य स्व, ये हो जाएगा मूर्धा का। दंत में लिरी, तवर्ग, ल और
दंत स, क्या हो जाएगा? दंत। ओष्ठ का उच्चारण स्थान, ओष्ठ, उ और पवर्ग, हर्षऊ दीर्घऊ और पवर्ग, पवर्ग में प फ ब भ म, ये हो जाएगा ओष्ठ से। उसके बाद में नासिक मतलब नाक से, अंग, ज्ञ, जैसे अंग है, ज्ञ है, बड़ी न है, न छोटी न है और म है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक, मतलब नाक से बोलते हैं। ठीक है, जब नाक से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। उसके बाद में ए ऐ का उच्चारण था कंठ तथा तालु है। ए का उच्चारण करके देखिए, ए ऐ, कंठ प्लस तालु, मतलब दोनों से उच्चारण होता है, उसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ओ औ में कंठ प्लस ओष्ठ है, उसको बोला जाता है कंठोष्ठ। उसके बाद व दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, जब दंतोष्ठ, दंत के और ओष्ठ के साथ जब उच्चारण कीजिएगा व का, वो आता है व, दंत और ओष्ठ मतलब ओठ के सहारे से उच्चारण होता है, उसको बोलते हैं दंतोष्ठ। साथियों, ये बॉक्स वाले आप ज़रूर याद कर लीजिएगा एक एक करके, और अगली क्लास में यह क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको साथियों नेक्स्ट क्लास में आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित रहूँगा। और अंत तक आप ज़रूर देखिए, किसी भी क्लास को स्किप नहीं कीजिए, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर, आप अंत तक ज़रूर बने रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।